हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सीखेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन आंसर। ओके, देखो यहाँ पर कह रहा है कि रीड द एसर्शन एंड रीजन केयरफुली टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन। जैसे यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शंस दिया है, ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन में एक एसर्शन और एक रीजन दिए हैं और उसमें बताना है आपको ऑप्शन ए कब करेक्ट होगा। इफ बोथ assertion and region are true and the region is correct explanation of assertion। जैसे मान लो यहाँ पे आपको assertion region दोनों दिया हो और दोनों आप पढ़ रहे हो तो दोनों करेक्ट आपको लग रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है जो रीजन दिया है वो assertion के ही assertion में जो आपका स्टेटमेंट है उसी का रीजन है या फिर कोई और दूसरे सवाल का वहाँ पर रीजन दिया है। ठीक है ना, इस चीज को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन बी कब आप सही करोगे? If both assertion and region are true but region is not correct explanation of the assertion। समझ में आया ना? यहाँ पे assertion region आपको दोनों सही लग रहा है, लेकिन हो सकता है जो region दिया हो किसी और कॉन्सेप्ट का दिया हो। ठीक है ना, तो उस स्थिति में हम ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी कब क्लिक करेंगे हम लोग कि if assertion is true but region is false। ऑप्शन डी if the assertion and region both are false। और ऑप्शन ई कब क्लिक करना? इफ assertion is false but region is true। क्लियर है ना? यहाँ पे टिक लगाने का है। ओके, इफ assertion is false but region is true। तो देखो सवाल को एक एक करके समझो, बड़ा अच्छा सवाल सब है। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या मैंने लिखा है, टोटल 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि assertion दिया है वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, और दूसरा रीजन दिया हुआ है कि द रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इन एग्रीमेंट विद देयर मोल रेशियो। ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसे कि मान लो आपने H2 प्लस O2 लिखा तो क्या मिला? H2O मिला। ठीक है, अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। ठीक है ना, क्या बना रहा है? 2 वॉल्यूम वाटर। तो 2:2 1:2। दूसरी तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 मोल H2O बना रहा है। क्लियर है ना? 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कितने मोल H2O बना रहा है? 2 मोल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, लेकिन एसर्शन क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो ये तो एसर्शन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बट रीजन में कह रहा है द रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ गैस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन एग्रीमेंट विद द मोल रेशियो। तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम और मोल, ये जो मोल है वो दोनों का रेशियो क्या है? वो बराबर मिल रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे अगर मोलर रेशियो भी अगर हम निकालेंगे तो 2:1 1:2 कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। इसका मतलब यहाँ पे रीजन करेक्ट है बट एसर्शन क्या है? गलत है। तो क्या ऑप्शंस करेक्ट होगा? तो ऑप्शन ई होगा ना, एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन ई जो होगा करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन देंगे? ई। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। चलो देखते हैं सेकेंड सवाल। सेकेंड में देखो क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन दिया है 16 और एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन दिया है 16। अब देखो दोनों में यहाँ पे कोई यूनिट वगैरह नहीं दिया है कि यूनिफाइड यूनिट था कि ग्राम था। ठीक है, अब यूनिफाइड यूनिट ग्राम है तो नहीं है, इसका मतलब हम लोग को मॉलिक्यूल और एटॉमिक। ठीक है ना, तो अगर मोलर तो दिया नहीं है, क्योंकि अगर मोलर दिया रहता तो ग्राम में रहता। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर और एटॉमिक कहने मतलब एक मॉलिक्यूल और एक एटम। तो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है O2 और ऑक्सीजन का एटम होता है O। तो अगर आप देखोगे कि एक एटम का जो मास होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, वो 16 यूनिफाइड होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 16 बराबर 32, जबकि ऑक्सीजन में एक ही एटम है तो ये हो जाएगा 16। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन 16, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी देखो एसर्शन क्या है? गलत है। और रीजन बोल रहा है एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16, तो ये तो करेक्ट है। तो यहाँ पे फिर रीजन करेक्ट है और एसर्शन रॉन्ग है। इसका मतलब फिर से ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ई करेक्ट होगा। इफ एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। समझ में आ रहा है ना?
चलो फिर हम लोग यहाँ पे ई आया और इसमें भी कितना आया, फर्स्ट में ई आया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझो। थर्ड में देखो क्या बोल रहा है एसर्शन में कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, और रीजन क्या बोल रहा है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस डज नॉट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ये तो स्टेटमेंट सही है, आपने पढ़ा है ना कंजर्वेशन थ्योरी में कि एटम्स जो है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे किसने कहा था, यहाँ पे कंजर्वेशन में एक्चुअली डाल्टन्स के विषय में हम बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कंजर्वेशन वर्ड नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम डाल्टन का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना। किसका वर्ड यूज करेंगे, कंजर्वेशन कब हम यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास जब रहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी रहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट यहाँ पे एटम है, तो एटम में कंजर्वेशन वर्ड ना बोल के हम बोल रहे हैं एटम कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये स्टेटमेंट जो था बच्चों, ये था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहा गया था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पर देखो एसर्शन आपका करेक्ट हो रहा है, ये जो हो रहा है करेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो रीजन कह रहा है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस डज नॉट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। तो ये तो रीजन गलत लग रहा है, क्यों, क्योंकि देखो अंडर सिमिलर कंडीशन जो है टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, ठीक है। यहाँ पे जबकि क्या बोल रहा है कि डज नॉट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, तो ये जो है रीजन यहाँ पे गलत हो जा रहा है। क्लियर है ना, ये तो समझ में आ गया डाल्टन्स का कॉन्सेप्ट था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, और रीजन में ये रीजन तो पूरा बिल्कुल ही गलत है, तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन होंगे कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर्स क्या हो सकता है, देखो ऑप्शन एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। तो देखो ऑप्शन सी करेक्ट है, यहाँ पर एसर्शन सही है बट रीजन क्या है, फॉल्स है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन डबल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ O2, ठीक है। और रीजन में बोल रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 इज डबल दैट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। बात समझ रहे हो ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, एसर्शन में कहा 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन डबल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आपको बता दे किसी भी, ठीक है, आप गैस को ले लो, ठीक है, तो उसमें 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो 6.022 इंटू 10 पावर 23। कोई भी देखो ना, हम लोग एंटाइटेज में एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स कुछ भी लेते हैं, 1 मोल में अगर हम बात करते हैं तो वो 6.022 इंटू 10 पावर 23 होता है। तो 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन डबल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि SO2 भी क्या है, एक, अगर SO2 एक मॉलिक्यूल होता है तो इसके 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो 6.022 इंटू 10 पावर 23, और 1 मोल ऑक्सीजन में भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो ये सर्सन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन द डबल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बट रीजन देखो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 दे रहा है डबल ऑफ दैट ऑफ O2। अब मॉलिक्यूलर वेट आप यहाँ पे निकाल सकते हो ना। मॉलिक्यूलर वेट में देखो SO2 में होता है सल्फर हो गया 32, और ऑक्सीजन देखो 2 इंटू 16 2 इंटू 16 बराबर 32 कितना हो गया, 64 हो गया। क्लियर है ना। और O2 का अगर आप देखोगे मॉलिक्यूलर वेट तो 2 इंटू 16 बराबर 32। तो देखो SO2 का जो वेट है मॉलिक्यूलर वेट, वो O2 के वेट से क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो ये करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, बट एसर्शन यहाँ पे क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा बताओ, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। एसर्शन फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू, ठीक है ना। एसर्शन गलत है, देखो एसर्शन गलत हो रहा है, रीजन क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। इसका मतलब एसर्शन फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में देखो कह रहा है कि 1.23
1 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1.231 के पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। हम लोग के पास देखो नियम बताया गया, दशमलव के पहले यदि कोई नंबर्स होता है, ठीक है ना, तो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड करते हैं। हाँ, यदि दशमलव के पहले 0 अगर रहता, ठीक है ना, तब हम उसको इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, या दशमलव के पहले 0 या बाद वाला 0 को इंक्लूड नहीं किया जाता है। लेकिन दशमलव के पहले अगर मान लो कोई संख्या दशमलव के बाद 0 है तो इंक्लूड करेगा, दशमलव के पहले अगर कोई संख्या तो उसको भी लेते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर्सन क्या है, गलत है। अब चलो रीजन को समझते हैं। रीजन में बोल रहा है ऑल नंबर राइट टू द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो हमें तो यहाँ पे ये भी गलती लग रहा है, क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट कंसीडर करते हैं। कैसे कंसीडर करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट हम लोग लेंगे, और यहाँ पे बोल रहा है ऑल नंबर राइट टू द डेसिमल पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट, ये रीजन गलत है, और यहाँ पे असर्शन भी क्या है, गलत है। तो देखो इसके लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन दिया गया है, असर्शन और रीजन दोनों गलत है। देखो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। देखो कह रहा है ना, इफ द असर्शन एंड रीजन बोथ आर क्या, फॉल्स। क्लियर है ना। तो चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कर रहा है बच्चों, कि 22.4 लीटर ऑफ N2 at NTP and 5.6 लीटर ऑफ O2 at NTP कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, किसी भी गैस का, देखो यहाँ पर आप नाइट्रोजन को भी गैस कहते हो और ऑक्सीजन को भी गैस कहते हो। तो किसी भी गैस का, ठीक है ना, एनटीपी पे जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर। तो यदि मैं बोलूंगा 1 मोल N2 का नाइट्रोजन का एनटीपी पे वॉल्यूम, तो वो भी 22.4 लीटर होगा। और यदि मैं बोलूंगा 1 मोल O2 का एनटीपी पे वॉल्यूम, तो वो भी 22.4 लीटर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है, 5.6 लीटर। तो ये हमारे पास असर्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। अब रीजन देखो, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये भी जस्ट मैंने बताया कि सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जितने भी गैसेस हैं, ठीक है ना, उनका जो मॉलिक्यूल, उनमें जो मॉलिक्यूल्स का नंबर होता है वो बिल्कुल एक समान होता है, ठीक है। किसी भी गैस का याद रखना, एनटीपी एसटीपी पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, एक समान होंगे। क्लियर है ना। या फिर आप कह सकते हो कि सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जितने भी गैस है, ठीक है ना, वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो असर्शन गलत हो गया, बट रीजन क्या है, सही है। तो फिर से ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन ई बोल रहा है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो देखो असर्शन गलत है और रीजन सही है, ठीक है ना। तो असर्शन फॉल्स हो जाएगा और रीजन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कह रहा है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज मास ऑफ एन एटम इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ कार्बन C12 एटम। तो देखो ये आप पढ़े हो, 1 EMU का डेफिनेशन पढ़े हो, ये वही एग्जैक्ट डेफिनेशन ही दिया है यहाँ पर। तो ये तो असर्शन करेक्ट हो रहा है। रीजन्स कार्बन 12 आइसोटोप को हम लोग स्टैंडर्ड सेलेक्टेड एज स्टैंडर्ड कहने का मतलब मोल पूरे जो आपका मोल कॉन्सेप्ट है उसको डिफाइन करने के लिए कार्बन 12 को ही हम लोगों ने स्टैंडर्ड मान के लिया था। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। यहाँ पे असर्शन और रीजन बच्चों दोनों करेक्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट होगा। मैं आपको बता दूं फॉर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास जो है 1961 में, ठीक है ना, लिया गया था कि C12 वाज सिलेक्टेड एज ए स्टैंडर्ड। बात समझ रहे हो ना। पहले हम लोग एक्चुअली AMU से स्टार्ट किए हैं, लेकिन आज के डेट में अगर आप जानोगे तो AMU को हम U कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि AMU बदल दिया गया है, किस चीज में प्लेस कर दिया गया है, U में प्लेस कर दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों करेक्ट दिया है, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। तो देखो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन देखो ए यहाँ पर बोल रहा है कि both assertion and region are true and the region is correct explanation of assertion। हाँ, यही करेक्ट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीजन जो दिया है इसी का एक्सप्लेनेशन है। कि देखो यही दिया है ना 1 एटॉमिक मास ऑफ यूनिट वाला कहानी में, कि कार्बन 12 आइसोटोप वाज सिलेक्टेड एज ए स्टैंडर्ड। ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, असर्शन कह रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए दिया है 1m/4 एंड इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी इज m। रीजन कह रहा है वेपर डेंसिटी ऑफ A इज 4 टाइम्स दैट वेपर डेंसिटी ऑफ B। चलो अब इसको समझते हैं।
देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर मास जब निकालते हो तो आप वेपर डेंसिटी को कितना से मल्टीप्लाई करते हो? 2 से मल्टीप्लाई करते हो। तो हम यहाँ पर निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास से वेपर डेंसिटी बी निकाल, पहले वेपर डेंसिटी निकाल लेते हैं बी का। वेपर डेंसिटी ऑफ बी निकाल लो। तो वेपर डेंसिटी ऑफ बी जब निकालोगे तो 2 से अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई अब नहीं ना करेंगे, क्योंकि वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करते तो मॉलिक्यूलर मास निकलता है। तो मॉलिक्यूलर मास को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें वेपर डेंसिटी किसका निकल जाए? बी का। अब हम लोग निकाल लेते हैं वेपर डेंसिटी ए का भी निकाल लेते हैं। वेपर डेंसिटी ऑफ ए, बच्चों वेपर डेंसिटी ऑफ ए अगर निकालोगे तो फिर से मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, तो m/4 दिया हुआ है यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ए का, m/4 और इंटू 1/2 कर दो तो ये कितना हो जाएगा? m/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? m/8। तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे क्या दे रहा है? यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है? m/4 इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ m इज इतना। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, गलत हुआ। इसमें स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका रीजन क्या दिया है? वेपर डेंसिटी ऑफ ए 4 टाइम दैट ऑफ बी। ये तो गड़बड़ आ जा रहा है ना। ये करेक्ट है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए दे दिया है आपका m/4, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी दे दिया है m। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी हमने बी का निकाला तो m/2 निकला, और वेपर डेंसिटी ऑफ ए हमने निकाला तो कितना मिला? m/8। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ, अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए अगर बात करो तो ये आपके पास कितना आ गया? m/4 आ गया। ठीक, तो ये तो आई थिंक सही है। ठीक है, लेकिन दूसरा में क्या कर रहा है? वेपर डेंसिटी ऑफ ए 4 टाइम्स दैट बी। तो 4 टाइम्स नहीं, 1/4 हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 1/m/2 का 1/4 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे हो जाएगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज कितना हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो m/2 और m/8 है, तो m/2 और m/8 वेपर डेंसिटी क्या आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग का 1/4 टर्म आ रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है वेपर डेंसिटी ऑफ ए 4 टाइम दैट ऑफ बी। तो गलत। वेपर डेंसिटी ऑफ ए जो है, देखो यहाँ पर वेपर डेंसिटी ऑफ ए m/8 है, और वेपर डेंसिटी ऑफ बी कितना है? वेपर डेंसिटी ऑफ बी हो गया m/2। तो गलत हो जाएगा ना स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है ना वेपर डेंसिटी ऑफ ए 4 टाइम दैट ऑफ बी, तो ये 4 टाइम्स नहीं हो रहा है, 1/4 हो जा रहा है। ओके, तो पहला सही है, असर्शन सही है, बट उसका रीजन क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में देखो कह रहा है कि प्योर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, जैसे कि रिवर हो गया, वेल हो गया, स्प्रिंग हो गया, सी हो गया, ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8। तो बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पर कि वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो ना, तो कहीं से भी किसी भी सोर्स से वाटर को उठा के लाओ तो ये 1:8 आने वाला है। ठीक है ना, तो ये तो आपका असर्शन करेक्ट है। अब रीजन देखो, अ केमिकल compound always contain element combined together in same proportion by mass. It was discovered by French chemist Joseph Proust, ठीक है, 1799। तो देखो बच्चों यहाँ पर ना ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के विषय में बताया गया है, और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के ही अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं किसी भी कंपाउंड में उसके एलिमेंट का जो मास का रेशियो वो फिक्स होता है। इसका मतलब यहाँ पे रीजन भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है। असर्शन और रीजन दोनों क्या है? करेक्ट है। इसका मतलब क्या होगा? और देखो रीजन जो है एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन किसका बता रहा है? असर्शन का भी बता रहा है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखो ये गलत हो गया था थोड़ा सा मेरे में लिखने के दौरान, ये कटा हुआ है। देखो यहाँ पे असर्शन क्या कह रहा है बच्चों? असर्शन में बोल रहा है एज मोल इज द बेसिक केमिकल यूनिट। ठीक है ना, मोल इज द बेसिक केमिकल यूनिट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ dissolved solid is usually specified in terms of number of moles of solid। और रीजन बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन एलिमेंट्री बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ
रिएक्शन। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन, ये दोनों अलग अलग टर्म है। बात समझ रहे हो कि नहीं? दोनों क्या है? अलग अलग टर्म है। क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, मान लो हम बात कर रहे हैं मोलरिटी को, तो मोलरिटी को अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या हो जाता है? लीटर। और यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी के विषय में कह रहा है, तो मॉलिक्यूलरिटी एंड जो ये मोलरिटी होता है, दोनों डिफरेंट्स होते हैं। बट रीजन में बोल रहा था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन एलिमेंट्री बैलेंस केमिकल इक्वेशन नोन एज मॉलिक्यूलरिटी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन दोनों में लग रहा है, सर्सल में भी और रीजन में भी। क्यों? चलो पहले मैं ऑप्शंस इसके लिए क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे मोल इज द बेसिक केमिकल यूनिट, कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व, तो ये तो आपके पास स्टेटमेंट सही लग रहा है और असर्शन सही है, एंड रीजन टोटल नंबर। ये बिल्कुल ना ऐसा लग रहा है ना कि स्टेटमेंट सही है लेकिन ये एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन था? असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट असर्शन रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि देखो, as mole is a basic chemical unit and concentration of dissolved solid is usually specified in terms of number of moles, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है। और रीजन में बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन एलिमेंट्री बैलेंस केमिकल इक्वेशन नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि मान लो A+2B है, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व है? तो 3 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, तो ये मॉलिक्यूलरिटी कहला जाएगा, ठीक है ना? क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलरिटी। क्योंकि आप जैसे कि क्लास 12 में आओगे ना, तो पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स, वहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन देखोगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल डिफाइन होता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो होता है थ्योरेटिकल डिफाइन होता है। तो इसमें हम रिएक्टेंट में देखेंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स क्या इन्वॉल्व है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जज कर लेंगे। तो यहीं पे ये चीज तो करेक्ट बोला ना, लेकिन मोल्स अलग है, ये मॉलिक्यूलरिटी क्या है? ये कंसंट्रेशन के विषय में बता रहा है और ये मॉलिक्यूलरिटी के विषय में बता रहा है। तो ये अपने आप में सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन किसको लिखोगे? बी को लिखोगे कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है ना? चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सर्टेन एलिमेंट एक्स फॉर्म 3 बाइनरी कंपाउंड विद क्लोरीन containing 59.68%, 68.95% and 74.75% chlorine respectively. This data illustrate the law of multiple proportion. और दूसरा इसका रीजन बोल रहा है कि according to the law of multiple proportion, the relative amount of an element combining with the sum fixed amount of second element in a series of compound or ratio of some small whole number से। तो बच्चों ये तो डायरेक्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ही दिया है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना? और ये इसका ये सर्सन का रीजन भी होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में भी हमें सवाल जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ही बोल रहा है कि बताने के लिए। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको करना कैसे है कि जैसे कोई एलिमेंट एक्स है, आपको पता नहीं है कि वो एलिमेंट एक्स क्या है, ठीक है ना? और ये एलिमेंट एक्स जो है क्लोरीन के साथ जो है कंबाइन है। तो आप सबसे पहले क्या कर लो कि यहाँ पे जो परसेंटेज दिया है वो क्लोरीन का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्लोरीन का दिया हुआ है, ठीक है। आप क्या करो, परसेंटेज ऑफ एक्स निकाल लो। तो परसेंटेज का माने होता है 100, ठीक है ना? तो अगर आप 100 में मान लो टोटल वैल्यू आपने एक्स का पूरा मान लिया, जो कंपाउंड बना है 100, तो 100 में x कितना हो जाएगा? तो 100 माइनस 59.68 हो जाएगा। दूसरा कंपाउंड में देखो x कितना होगा? तो 100 माइनस 68.95 हो जाएगा। तीसरा कंपाउंड में x कितना हो जाएगा? तो 100 माइनस 74.75% हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? अब आपको बारी बारी से जितना आप x और क्लोरीन को लिए हैं सबका आपको क्या करना है? रेशियो निकालना। उसमें देखोगे उसका जो रेशियो निकलेगा उसमें फिर आप देखना कि क्लोरीन का जो रेशियो निकलेगा बस आपको एकदम सिंपल होल नंबर रेशियो निकलेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये करेक्ट होगा, ये भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। मैंने आपको तरीका बता दिया, ऐसे बना के देखना, चेक करना, ठीक है ना? पहले मैंने ये सवाल सॉल्व किया है तो मेरे दिमाग में है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट हो रहा है और रीजन भी करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए था ना कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है एसर्शन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर दिया है इन 63.6 और Cu2 में दे रहा है 31.8, Cu2O में दे रहा है 31.8। बोला रीजन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट बटा वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जब आप इक्विवेलेंट वेट निकालते हो तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट जब निकालते हो, ध्यान देंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जब आप एलिमेंट निकालते हो तो वहां पे एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट बटा वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ये करेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है ना। ऐसे नॉर्मली आप इक्विवेलेंट वेट निकालते हो ना तो वहां पे लिखते हो मॉलिक्यूलर, जैसे कि मान लो कोई मॉलिक्यूल का निकालना हो तो मॉलिक्यूलर वेट बटा वैलेंसी फैक्टर हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, वैलेंसी फैक्टर। लेकिन अगर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हो तो एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, तो ये आपका रीजन करेक्ट है। अब एसर्शन करेक्ट है कि नहीं इसको चेक करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर आप लोग निकालोगे Cu में, Cuo, तो इसमें जब हम लोग निकालेंगे तो देखो इक्विवेलेंट निकाल के देख लेता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर जो हो जाएगा Cuo में वो 63.6 उसका जो दिया हुआ है एटॉमिक वेट बटा वैलेंसी जो होता है यहाँ पे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो ये जो हो गया एटॉमिक वेट बटा वैलेंसी, तो ये 31 क्या हो गया 8। और अगर Cu2O में निकालो, इसमें निकालो Cu2O इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, ये क्या चीज में निकाले थे इन Cuo में, अब क्या चीज में निकाल रहे हैं Cu2O में। तो यहाँ पर देखो ये जो आपका एटॉमिक वेट होगा वो 63 पॉइंट कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर जो वैलेंसी ऑफ कॉपर होगा तो वैलेंसी ऑफ कॉपर जो हो जाएगा निकालना पड़ेगा, तो 2x x मान लिया कॉपर को, तो 2x इंटू 1 इंटू -2 बराबर 0 करोगे तो 2x बराबर 2, तो x का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये 63 पॉइंट कितना आ गया 6। अब तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना, उल्टा दे दिया था ना, क्योंकि इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर दे दिया था कितना 63.6 इन Cuo, लेकिन हमारा आंसर कितना निकला 31.8, और दूसरा में हमें Cu2O में कॉपर का निकला 63.6, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ था 31.8। इसका मतलब एसर्शन गलत है, रीजन सही है। तो ऑप्शन ई इसके लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि एसर्शन गलत हो और रीजन सही हो, ठीक है, तो आप ऑप्शन ई करेक्ट करोगे, तो यहाँ पे ऑप्शन ई ही सही होगा, ठीक है ना। आई मीन ई पे हम लोग टिक लगाएंगे। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, एसर्शन बोल रहा है मास स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोटोप, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है रीजन में कि आइसोटोप आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट डिफरिंग इन मास नंबर। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक्यूरेट एटॉमिक मास को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, एक्यूरेट एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एबंडेंस ऑफ आइसोटोप को डिफाइन करता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोटोप। तो यहाँ पे एबंडेंस तो किया, और यहाँ पे बोल क्या रहा है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर जो होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ एक्यूरेट एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो ये तो एक्यूरेट एटॉमिक मास के विषय में कुछ डिस्कस नहीं किया। एंड रिलेटिव एबंडेंस बोल रहा है आइसोटोप का, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है डायरेक्ट आइसोटोप को डिटरमाइन कर रहा है। बात समझ रहे हो ना। तो ये असर्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रीजन देखो, आइसोटोप आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, तो एक ही एलिमेंट के क्या होते हैं आइसोटोप का डेफिनेशन होता है क्या, जैसे कि आप देखो हाइड्रोजन को ले लो तो 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H3 होता है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हो गए। तो देख रहे हो कि इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है, सेम नंबर ऑफ आपका इसका एटॉमिक नंबर, लेकिन इसका मास नंबर क्या हो रहा है, सेम डिफरेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। इसका मतलब रीजन करेक्ट दिया है कि आइसोटोप आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट डिफरिंग इन मास नंबर। सिर्फ देखो मास नंबर एलिमेंट सेम है, मास में आपको क्या मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है। तो ये आपका रीजन जो है सही है, लेकिन असर्शन क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है हम लोग आइसोटोप को डिटर्मिनेशन करने के लिए यूज करते हैं, जबकि हम लोग जानते हैं ये मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है यूज किया जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्यूरेट एटॉमिक मास। किस चीजों को, एक्यूरेट एटॉमिक मास, ठीक है ना, एक्यूरेट एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एबंडेंस ऑफ आइसोटोप, एंड रिलेटिव एबंडेंस ऑफ
एबंडेंस ऑफ आइसोटोप, याद रखोगे इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन ई ही करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि रीजन सही दिया है लेकिन असर्शन क्या है, गलत है। चलो इसके बाद देखो 2 सवाल और है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, असर्शन कह रहा है गैसेस कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो देखो गैसेस कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम बट नॉट ऑलवेज, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, और गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आई मीन रीजन करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे अब ये इसका रीजन है कि नहीं असर्शन का, तो गैसेस के विषय में ही बोल रहा है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं गैसेस जो है आइडियल बिहेवियर डिविएट करते हैं और गैसेस कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम बट नॉट ऑलवेज, तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो कह रहा है असर्शन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बेस। तो देखो बेस का इक्विवेलेंट वेट अगर निकालोगे तो देखो मॉलिक्यूलर वेट बटा एसिडिटी होता है। अगर यहीं पे एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो मॉलिक्यूलरिटी वेट बटा बेसिसिटी हो जाएगा। ओके, और साल्ट का निकालते हैं तो नंबर ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज केटायन पे रहता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, दिया है असर्शन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस जो होता है मॉलिक्यूलरिटी वेट ऑफ अपॉन एसिडिटी, ये करेक्ट है। रीजन देखो एसिडिटी इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द बेस, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, एसिडिटी इज द नंबर ऑफ, देखो बेस में हम लोग क्या देखेंगे बेस में क्या देखा जाएगा? एसिडिटी। बेस में क्या देखा जाता है? एसिडिटी। एसिडिटी इज द नंबर ऑफ, ध्यान देंगे, एसिडिटी इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कितना? बेस, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। तो यहाँ पे हम लोग के पास ना देखो यहाँ जो हाइड्रोजन एटम किसके साथ निकलेगा? OH माइनस के साथ निकलेगा। किसके साथ निकलेगा? OH माइनस के साथ। तो ये तो हाइड्रोजन एटम दे रहा है, तब तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH है और यहाँ पर क्या दे रहा है? हाइड्रोजन है, तब तो मिस्टेक है। इसका मतलब रीजन हमारे पास क्या मिल रहा है? गलत मिल रहा है। अगर यहीं पे हाइड्रोक्साइल आयन दिया रहता बेस में तो करेक्ट होता। ठीक है, इसको तो हम गलत ही मानेंगे। इसका मतलब हमारे पास असर्शन करेक्ट है और रीजन क्या है? फॉल्स है। असर्शन करेक्ट है, रीजन क्या है? फॉल्स है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसके लिए बच्चों? देखो असर्शन यहाँ पे देखो सी में दे रहा है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। चलो मेहनत करो।